अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट हाइट होनी जरूरी है। The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. अरावली माउंटेन रेंज का तुम्हारे बाप की है कि जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हो। करोड़ों जानवर, पक्षी, जीव जंतुओं के एंगल से कौन सोचेगा भाई। फिर एंट्री होगी माइनर्स की। वो माइनर्स आएंगे और बची कुची पहाड़ी को खोद कर निचोड़ कर पूरा पत्थर चूस लेंगे। राजस्थान साइड में तो हद ही हो गई। 128 में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह काटकर जमीन में कन्वर्ट कर दी गई। मतलब पूरे पहाड़ के पहाड़ ही गायब कर दिए। अब बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस की नजर अरावली पे पड़े तो वो उसको खुद के फायदे के लिए खतरनाक तरीके से मिसयूज ना करें। ऐसा हो सकता है क्या? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये कि अचानक से इन अरावली माउंटेन रेंजेस की नई डेफिनेशन की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। अगर कोई इंसान 6 फीट से लंबा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट हाइट होनी जरूरी है। कैसी बेतुकी सी बात लग रही है ना ये सुनने में। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय से भी पुरानी माउंटेन रेंज यानी कि अरावली माउंटेन रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा माइनिंग माफियाज और लैंड माफियाज को सौंप दिया जाएगा, इसके लिए भी ऐसी बेतुकी सी डेफिनेशन दी गई है, तो आपको एक बार में विश्वास हो जाएगा क्या? भाई मुझे तो एक बार में विश्वास नहीं हुआ था कि कोर्ट ने इस प्रकार की डेफिनेशन एक्सेप्ट कर भी ली होगी। पर क्या है ये अरावली रेंज? और अगर माइनिंग माफियाओं और लैंड माफियाओं को सौंप भी देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई अगर बिल्डिंग्स बनानी है, डेवलपमेंट करना है तो रेत, मिट्टी, बजरी, कंकड़, पत्थर प्लस लेड, कॉपर, जिंक वगैरह, मकराना मार्बल्स वगैरह कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। तो अरावली से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि माइनिंग माफियाओं और लैंड माफियाओं का अगला शिकार अब अरावली रेंज बन गई है। देखो, अरावली रेंज एक एंशिएंट माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये। और हिमालयस माउंटेन रेंज तो एज वाइज अभी बच्चे पहाड़ है इसके सामने। ये करोड़ों साल पहले बहुत ऊंचे थे, लेकिन वक्त के साथ बारिश और हवा ने इन्हें घिस घिस कर छोटा कर दिया है। ये रेंज मेनली इंडिया के 4 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होके, फिर राजस्थान में एंटर होके, फिर हरियाणा में एंटर होके और फिर दिल्ली में रायसीना हिल्स पर खत्म होती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और JNU यूनिवर्सिटी अरावली रेंज के एक्सटेंडेड हिस्सों पर ही बने हुए हैं। जयपुर के जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ फोर्ट और इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट यानी कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये सब भी अरावली हिल्स के हिस्सों पर ही बने हुए हैं। अगर आप कभी माउंट आबू घूमने गए हो तो गुरु शिखर नाम की हाईएस्ट जगह पर जरूर गए होंगे। ये गुरु शिखर ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट करीबन 1722 मीटर है। गुजरात से दिल्ली तक ये रेंज करीब 692 किलोमीटर लंबी है। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंजेस की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है। इस नई डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं, एक वर्टिकल पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट वाली डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊपर उठती है, यानी कि उसकी हाइट कम से कम 100 मीटर है, तभी उसे अरावली हिल माना जाएगा। मतलब अगर पहाड़ी 99 मीटर या उससे कम है तो सॉरी भाई, वो अरावली काउंट नहीं होगी। और अगर अरावली काउंट नहीं होगी तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और अगर फॉरेस्ट एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी और बिल्डर्स और माइनिंग माफियाओं के लिए इन पहाड़ियों को काट के यूज करने का रास्ता खुल जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पार्ट वाली डेफिनेशन ये कहती है कि अगर 2 या ज्यादा अरावली हिल्स एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर अंदर हैं, तभी उन्हें साथ में अरावली रेंज माना जाएगा। अगर डिस्टेंस 500 मीटर से ज्यादा हो गया तो वो अलग अलग ट्रीट होंगे, एक रेंज नहीं। यानी कि फिर से प्रॉब्लम ये है कि ये नया रूल 90% छोटी पहाड़ियों को प्रोटेक्शन से बाहर कर देगा और एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि माइनिंग के लिए रास्ता खुल जाएगा। अब दिक्कत यह है कि अरावली रेंज की सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं, बाकी सारी की सारी तो 100 मीटर से छोटी हैं। अगर नंबर वाइज बताऊं तो अरावली माउंटेन रेंजेस की 12,081 पहाड़ियों में से 11,033 पहाड़ियां तो ऐसी हैं जो 100 मीटर रूल क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगी। सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो इस रूल को क्वालिफाई कर पाएंगी, यानी कि अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियां कहला पाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 91.3% पहाड़ियों पे अब खतरा मंडरा रहा है। खतरा लैंड माफियाओं का, खतरा माइनिंग माफियाओं का, खतरा हजारों पेड़ काटे जाने का। क्योंकि आप खुद समझो ना, जो अरावली माउंटेन रेंज आज के दिन कुछ ऐसी दिखती है, इसमें से अगर मैं 90% से ज्यादा पहाड़ियां कटवा दूंगा तो वो अब ऐसी दिखेगी। और अगर अरावली हिल्स नई डेफिनेशन की वजह से ऐसी दिखी तो अपने देश में कुछ ऐसी मेजर दिक्कतें होंगी कि एक बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर होने वाला है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत होगी थार डेजर्टिफिकेशन की। देखो, थार डेजर्ट, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, वो सिर्फ रेत का ढेर नहीं है। ये एक सूखा इलाका है जो राजस्थान के वेस्टर्न साइड जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। मैप में देखो, लेफ्ट साइड पाकिस्तान है, बीच में थार है और राइट साइड में अरावली की दीवार है, जिसके पीछे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश छुपके बैठे हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि डेजर्ट एक जमीन नहीं है, एक हालात है, यानी एक कंडीशन है और ये अपनी जगह पे नहीं रहता, आगे बढ़ता है। थार में तेज वेस्टर्ली विंड्स चलते हैं जो लाखों टन बारीक रेत उड़ाती हैं। इन पार्टिकल्स के पैर नहीं होते, ये हवा के साथ उड़ते हैं और अगर कोई इन्हें रोके नहीं तो ये उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जब उपजाऊ जमीन पर रेत की परत जम जाती है तो डेजर्ट बनने लगता है। इसके अलावा
अलावा डेजर्ट अपने आसपास की हवा को भी सूखा बना देता है। गर्म हवा आसपास की हरी भरी जमीन की नमी चूस लेती है और वो भी सूख जाती है। इस पूरे प्रोसेस को ही डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और अगर अरावली रेंज की 90% पहाड़ियां काट दी तो तुम दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को डेजर्टिफिकेशन से नहीं बचा पाओगे। मतलब डेजर्ट कैंसर की तरह स्प्रेड होता है। अगर अरावली रेंज की 90% पहाड़ियां काट दी गई तो थार की रेत को रोकने वाला कोई नहीं होगा। वो सीधे गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, ईस्टर्न राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर बरसेगी। तुम्हारे पार्क, खेत और गार्डन्स की मिट्टी पर रेत बिछना शुरू हो जाएगी और अगले कुछ सालों में घास उगना बंद हो जाएगी। प्लस जो गर्म लू चलती है वो और ज्यादा जानलेवा हो जाएगी, क्योंकि बीच का ठंडा जंगल तो तुम माइनिंग माफियाओं को ऑलरेडी दे ही रहे हो। यानी अगर अरावली गई तो थार डेजर्ट धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और अगले कुछ डेकेड्स में दिल्ली का मौसम कुछ कुछ जैसलमेर जैसा सूखा पड़ जाएगा, बस बिना ऊंटों के। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होगी कॉरिडोर तोड़ने की। हमने इस एंगल से तो इस मुद्दे को सोच लिया कि अगर अरावली रेंज नहीं रही तो इंसानों का क्या होगा, पर हमने क्या इस एंगल से इस मुद्दे को सोचा कि अगर अरावली रेंज की 90% से ज्यादा पहाड़ियां कट गई तो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा। अरावली माउंटेन रेंज क्या तुम्हारे बाप की है कि जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हो? करोड़ों जानवर, पक्षी, जीव जंतुओं के एंगल से कौन सोचेगा भाई? इंसानों के पर्सपेक्टिव से हम माइनिंग और पॉल्यूशन तो देख रहे हैं, पर जानवरों के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देख रहे कि अरावली माउंटेन रेंज की 90% पहाड़ियां माइनिंग माफियाओं से कटवा कर ना जाने कितने जानवरों के घर और आने जाने का रास्ता तोड़ रहे हैं। हम गुजरात से लेकर राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाने वाली ये अरावली रेंज जानवरों का एक कॉरिडोर ही तो है। उनका चलने का, आने जाने का, रहने का रास्ता ही तो है। इस पूरे पॉइंट को रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व के एग्जांपल से समझो। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां जंगल के बीच बड़े बड़े तालाब और उनमें मगरमच्छ हैं और हर मोड़ पर पुराने किले और खंडर मिलेंगे जो इसे एक जंगल बुक वाली रियल फिल्मी वाइब देते हैं। बाकी और भी बहुत सारे जानवर तो देखने को मिलते ही हैं, लाइक एनी अदर नेशनल पार्क। ऐसे ही सरिस्का टाइगर रिजर्व एक ऐसी जगह है जहां अरावली की रॉकी पहाड़ियां और घने जंगलों के बीच पुराने मंदिर जैसे पांडुपोल छुपे हुए हैं, जो टाइगर सफारी से ज्यादा एक शांति भरी लॉन्ग ड्राइव और हिली एडवेंचर फील देते हैं। है ये भी एक तरीके से जानवरों का घर ही। अब ऐसे समझ लो कि रणथंभौर और सरिस्का दो अलग अलग गांव हैं और अरावली माउंटेन रेंज वो अकेली रोड या हाईवे है जो इन दोनों को जोड़ती है। अब पॉइंट ये है कि शेर और तेंदुए एक जगह टिक कर नहीं रहते। जवान होने के बाद वो नया इलाका और नया पार्टनर ढूंढने निकलते हैं। अगर अरावली बीच में से टूट गई इस नए 100 मीटर रूल की वजह से, माइनिंग होने की वजह से, तो जानवरों के लिए बना हुआ वो हाईवे खत्म हो जाएगा। नतीजा, जानवर अपने ही जंगल में कैद होकर रह जाएंगे और वो दूसरे जंगलों में नहीं जा पाएंगे। अब मजबूरी में क्या होगा, उसी जंगल में जो बचे हुए 10-15 टाइगर्स हैं वो आपस में ही ब्रीडिंग करेंगे, यानी कि बच्चे पैदा करेंगे। मतलब भाई बहन में या कजन कजन में ब्रीडिंग होगी। साइंस में इसे इनब्रीडिंग कहते हैं। यहाँ फैक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है। जब क्लोज रिलेटिव्स आपस में ब्रीडिंग करते हैं तो उनका डीएनए वीक पड़ने लगता है। डीएनए में जो खराब जीन्स छुपे हुए होते हैं वो उभर कर बाहर आ जाते हैं और यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू होगी, जेनेटिक डेड एंड की। इस इनब्रीडिंग की वजह से आने वाली पीढ़ियों में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वीक इम्यूनिटी की, यानी कि नए बच्चों का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। मान लो जंगल में कोई एक वायरस आया, जैसे कुत्तों से कैनाइन डिस्टेंपर वायरस फैलता है, तो नॉर्मल टाइगर उसे झेल लेता है, लेकिन इनब्रेड टाइगर तुरंत मर जाएगा। एक छोटी सी बीमारी पूरी पॉपुलेशन साफ कर देगी। दूसरी प्रॉब्लम आएगी रिप्रोडक्टिव फेलियर की, यानी कि बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इनब्रीडिंग से स्पर्म काउंट कम हो जाता है और बच्चे पैदा करने की ताकत खत्म होने लगती है। कई बार बच्चे पैदा तो होते हैं पर वो अंधे, लंगड़े या दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आएगी द वॉकिंग डेड की। साइंटिफिकली इसे एक्सटिंक्शन वॉर्टेक्स कहते हैं। जानवर जिंदा दिखेंगे, घूमते हुए दिखेंगे, लेकिन जेनेटिक लेवल पर वो जिंदा लाश बन चुके होंगे, क्योंकि उनके पास फ्यूचर में सर्वाइव करने का डीएनए बचा ही नहीं है। तो एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि जानवरों को मारना इलीगल है, उन्हें भी जीने का हक है, और दूसरी तरफ उनका घर और उनके आने जाने का रास्ता तुम माइनिंग माफियाओं को सौंप रहे हो। अगर अरावली रेंज 90% काट दी तो तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत होगी वाटर मैनेजमेंट की। देखो, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देख ली है तो तुम लोगों को इतनी बेसिक बात तो समझ आ गई है कि ये नया 100 मीटर हाइट रूल असल में एक लाइसेंस है बर्बादी का। क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने फैसले में ये भी बोला हो कि नए माइनिंग लाइसेंसेस ग्रांट नहीं किए जाएंगे जब तक एक प्लान अच्छे से तैयार नहीं हो जाता, लेकिन ओवरऑल लॉजिक ये लगाया गया है कि अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से छोटा है तो वो अरावली माउंटेन रेंजेस में कैलकुलेट नहीं होगा। अब जैसे ही कोई पहाड़ अपनी हाइट की वजह से अरावली हिल्स से हटा तो सबसे पहले तो उस पे फॉरेस्ट लॉज लगना बंद हो गए और अब वो एक साधारण जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। फिर एंट्री होगी माइनर्स की। वो माइनर्स आएंगे और बची कुची पहाड़ी को खोद कर, निचोड़ कर पूरा पत्थर चूस लेंगे, और अब जब पहाड़ गायब हो जाएगा, जमीन प्लेन हो जाएगी, तो वहां पर बिल्डर्स आएंगे और जो नेचुरल फॉरेस्ट था उसकी जगह पर एक कॉन्क्रीट सिटी खड़ी कर देंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इतनी बात तो आपको समझ आ गई है। अब तीसरी प्रॉब्लम समझो कि ये वाटर क्राइसिस वाली प्रॉब्लम आखिर है क्या। देखो, अरावली रेंज और एक सिटी पानी के साथ बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं। अरावली बारिश के पानी को अपना दोस्त या मेहमान मानती है। ये एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करती है जिसकी जमीन में हजारों दरारें हैं। जैसे ही पानी गिरता है, अरावली उसे होल्ड करती है और धीरे धीरे जमीन के नीचे भेजती है। ये सीधा एक्यूफर्स यानी कि जो नेचुरल पानी के टैंक्स हैं उनको भरता है, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और सड़क पर पानी नहीं भरता। लेकिन अगर बिल्डर्स ने पहाड़ काटकर सिटी बना दी तो वो पानी को दुश्मन या कचरा मानेगी। सिटीज में मैक्सिमम कंक्रीट और सड़क होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं। सिटी का पूरा डिजाइन ही पानी को जमीन से दूर भगाने के लिए होता है। पानी सील हो जाता है
अंदर नहीं जा सकता, बस सड़क पर जमा हो जाता है और नालों में बह जाता है। इसका नतीजा ये होगा कि अरावली की 90% पहाड़ियां कटने से दो सिनेरियोज क्रिएट होंगे, पहला फ्लड और दूसरा ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना। इस बात को हल्के में लेना बहुत बड़ी बेवकूफी है कि इस 100 मीटर हाइट रूल की वजह से कितना बड़ा वाटर क्राइसिस आएगा। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बुरी तरह बढ़ने लगेगा। अब ये तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली का फिलहाल क्या हाल हो रखा है, क्योंकि अभी हाल ही में इस लॉन्ग वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया भी था कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन अभी जो हो रखा है वो कितना खतरनाक है और आप अपनी फैमिली को इस एयर पॉल्यूशन से स्टेप बाय स्टेप कैसे बचा सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि आज जो हालात हो रखी है इससे भी बदतर हालत होने वाली है अगर अरावली माउंटेन रेंजेस की 90% पहाड़ियों पे से प्रोटेक्शन खत्म कर दिया गया तो। सबसे पहले तो ये समझो कि अरावली के जंगल एक गीले कपड़े की तरह यानी कि वेट क्लॉथ की तरह काम करते हैं। अभी हवा में उड़ने वाली धूल प्लस PM 2.5 पार्टिकल्स प्लस डस्ट पार्टिकल्स जब अरावली के पेड़ों से टकराती हैं तो वो पत्तों पर चिपक जाती हैं। इससे हवा साफ होकर आगे बढ़ती है, लेकिन जब पहाड़ काटकर वहां कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो वो प्लास्टिक जैसी होंगी। धूल चिपकेगी नहीं बल्कि टकराकर वापस हवा में घूमेगी। एज अ रिजल्ट जो धूल पहले पहाड़ सोख लेता था वो अब सीधा आपके फेफड़ों में जाएगी। इसके अलावा थार डेजर्ट वाले फैक्टर को कैसे भूल सकते हो तुम? सिर्फ गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ही थोड़ी ना पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में काफी पॉल्यूशन गाड़ियों का नहीं बल्कि धूल का है। राजस्थान से जो रेतीली हवा आती है यानी कि सैंड स्टॉर्म्स, अरावली माउंटेन रेंजेस उसे एक ऊंची दीवार की तरह रोक लेती हैं। जब 90% पहाड़ जो 100 मीटर से छोटे हैं वो काट दिए जाएंगे तो ये दीवार टूट जाएगी। रेत के तूफान सीधा बिना रुकावट के दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में घुसेंगे, thus increasing the overall pollution of the cities. Moreover, इन सभी मेजर प्रॉब्लम्स के अलावा ना जाने कितनी और ऐसी दिक्कतें होने वाली हैं जो हम सभी को खतरे में डालेंगी, जैसे टेम्परेचर प्रॉब्लम, क्योंकि अरावली के जंगल सूरज की गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं और जब वो हटेंगे और वहां कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनेंगी तो वो इलाका हीट आइलैंड बन जाएगा, एक गर्म तवे की तरह। रात को भी जमीन ठंडी नहीं होगी, जिससे दिल्ली एनसीआर और राजस्थान का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। जैसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम, जब हम बुलडोजर चलाकर अरावली माउंटेन रेंज की 90% पहाड़ियां काटकर उनका घर तोड़ेंगे तो लेपर्ड्स और बाकी वाइल्ड लाइफ हवा में थोड़े ना गायब हो जाएंगे। वो भी तो खाना ढूंढेंगे, वो भी तो हमारी सोसाइटीज की तरफ आएंगे, वो भी तो हमारे शहरों में घुसेंगे। होता तो ये आज भी है पर थोड़े कम लेवल पे। ये कोई हादसा नहीं होगा बल्कि ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा, जहां इंसान और जानवर रोज सड़क पर लड़ते हुए दिखेंगे। जैसे फूड चेन प्रॉब्लम, नेचर का एक सिस्टम है, छोटे को बड़ा खाता है। जब हम जंगल काटेंगे तो प्रेडेटर्स यानी लेपर्ड्स, ईगल्स और बाकी बहुत सारे जानवर जो शिकार करते हैं वो मरेंगे और रिजल्ट ये होगा कि पेस्ट जैसे चूहे, कीड़े एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। खेती और शहरों में बीमारियां और गंदगी का ऐसा आउटब्रेक होगा जो संभाला ही नहीं जाएगा। जैसे इरिवर्सिबल बायोडाइवर्सिटी लॉस प्रॉब्लम, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं एक बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है जहां ओवर 400 प्लांट स्पीशीज, 200 बर्ड स्पीशीज, 100 बटरफ्लाई स्पीशीज, 20 रेप्टाइल स्पीशीज और वेरियस मैमल्स रहते हैं। 100 मीटर रूल आते ही ये लाइब्रेरी हमेशा के लिए जल जाएगी और कई ऐसी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। जैसे एग्रीकल्चर फेलियर प्रॉब्लम, अरावली आसपास की हवा में नमी यानी कि मॉइस्चर बनाए रखती है जो फसलों के लिए जरूरी है। पहाड़ हटने से माइक्रो क्लाइमेट सूख जाएगा, खेत बंजर होने लगेंगे और अनाज सब्जी की पैदावार गिर जाएगी। इन शॉर्ट इसका सीधा असर आपकी थाली और महंगाई पर पड़ेगा। जैसे आखिरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वी विल रीच अ परमानेंट इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। देखो अरावली दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है, हिमालय से भी पुराने। एक बिल्डिंग अगर टूट जाए तो दोबारा बन सकती है, लेकिन ये पहाड़ अगर एक बार काट दिए ना तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी AI बना लेना, कुछ भी ये 250 करोड़ साल पुरानी माउंटेन रेंजेस को वापस खड़ा नहीं कर सकती। ये लॉस 100% परमानेंट है। पर सवाल ये है कि जब हम आम लोगों को ये सारे के सारे नुकसान साफ साफ दिख रहे हैं तो जो लोग अरावली काटने का फैसला ले रहे हैं क्या उनको ये नुकसान साफ साफ नहीं दिख रहे होंगे क्या? उनके पास तो एक्सपर्ट्स भी हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स भी हैं, हमसे ज्यादा डेटा भी है, फिर भी वो अरावली माउंटेन रेंजेस के खिलाफ फैसला क्यों ले रहे हैं? अरावली माउंटेन रेंजेस ने क्या बिगाड़ा है उनका? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये कि अचानक से इन अरावली माउंटेन रेंजेस की नई डेफिनेशन की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? अचानक से ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई कैसे? तो पॉइंट ये है कि ये मामला कोई आजकल का नहीं है, ये 30-40 साल पुराना मामला है। 1980s और 1990s में हरियाणा और राजस्थान में एक टाइप का गोल्ड रश चला था। गोल्ड रश का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी जगह पर सोना ढूंढने के लिए भागते हैं ताकि जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। पर यहाँ लड़ाई सोने यानी कि गोल्ड की नहीं थी बल्कि पत्थर की थी। तो इसे एक तरीके से आप देसी लैंग्वेज में पत्थर रश मान लो। यहाँ रियल एस्टेट बूम कर रहा था, बिल्डिंग्स बनाने के लिए रोडी और बजरी चाहिए थी, तो बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस ने देखा कि भाई अरावली तो खजाना है। अब बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस की नजर अरावली पे पड़े तो वो उसको खुद के फायदे के लिए खतरनाक तरीके से मिसयूज ना करें। ऐसा हो सकता है क्या? तो इलीगल माइनिंग शुरू हुई और बात सिर्फ पेड़ काटने तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे के पूरे पहाड़ गायब होने लगे। अब अरावली रेंज कोई एक स्टेट की तो थी नहीं, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है वो तो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से अरावली की डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के अपने अपने हिसाब से चेंज कर रहा था ताकि दबा के माइनिंग कर सके। और जब ग्राउंड लेवल पर काफी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन को माइनिंग माफियाज ने खरीद लिया ना, तब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और यहीं से शुरुआत हुई उस लड़ाई की कि अरावली एग्जैक्ट कहां किसे जाए। क्योंकि ऐसा तो अलाउ नहीं किया जा सकता कि राजस्थान वालों तुम अपनी डेफिनेशन अरावली की अलग रख लो और गुजरात वालों तुम्हारी डेफिनेशन तुम अलग रख लो। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आखिर है क्या? बात
यहाँ पर आके अटक गई। तो उसके बाद ये डेफिनेशन की लड़ाई काफी लंबी चली। पिछले 20-25 सालों में कुछ कोर्ट केसेस भी हुए, काफी पहाड़ भी गायब हुए और अरावली माउंटेन रेंजेस इतने सालों तक लगातार न्यूज में बनी रही। जैसे 1990s के दौर में जब रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बूम के कारण हरियाणा और राजस्थान में पत्थर की डिमांड बढ़ी और इलीगल माइनिंग शुरू हुई, तो 1992 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और अरावली रेंज को इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सिर्फ डिक्लेयर कर देने से काम हो जाता है क्या? जमीन पर तो इलीगल माइनिंग फिर भी चल ही रही थी। फिर जब इलीगल माइनिंग चलती रही और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, तब एमसी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि अरावली को बचाया जाए। फिर साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माइनिंग एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए और 2 से 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया। पर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इलीगल माइनिंग रात के अंधेरे में और पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ चलती रही। फिर एमसी मेहता, जिन्हें ग्रीन एवेंजर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने प्रूव किया कि माइनिंग की वजह से जो गड्ढे हो रहे हैं, उन माइनिंग पिट्स की वजह से ग्राउंड वाटर जहरीला हो रहा है और सूख रहा है। फॉलोइंग दिस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को फटकार लगाई और माइनिंग पर तब तक टेम्परेरी बैन लगा दिया जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना मिले। कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई ताकि जमीन पर सच्चाई चेक की जा सके। राजस्थान साइड में तो हद ही हो गई। 128 में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह काटकर जमीन में कन्वर्ट कर दी गई, मतलब पूरे पहाड़ के पहाड़ ही गायब कर दिए। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अरावली एरिया में माइनिंग पर कंप्लीट बैन ही लगा दिया। कोर्ट ने कहा, हम डेवलपमेंट के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। माइनिंग बंद हुई तो बिल्डर्स ने वहां फार्म हाउस और बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, जैसे कांत एन्क्लेव वाला फेमस केस जो हुआ था। लड़ाई इस बात पर आ गई कि क्या अरावली की जमीन फॉरेस्ट है भी या नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अरावली फॉरेस्ट लैंड पर बने हुए कांत एन्क्लेव को तोड़ा जाए और फिर कॉलोनी के 50 से ज्यादा घर तोड़े गए। और कुछ इस तरीके से अरावली को लेके बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस वगैरह हमेशा अपना फायदा देखते हुए कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करते रहे कि कैसे भी करके अरावली को अपने फायदे के लिए निचोड़ लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में अरावली को बचाने के लिए समय समय पर अलग अलग फैसले सुनाता रहा। पर इस बार बात अलग है। इस बार अरावली माउंटेन रेंजेस के साथ में गेम थोड़ा सा अलग खेला गया है। अब सीधी बात बताऊं तो इस पूरे मामले में हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बताओ जो सब स्टेट्स हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली सब पर एक समान तरीके से लागू हो। तो इसके लिए यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की और बोला, साहब सबसे बेस्ट तरीका यह है कि सिर्फ उन पहाड़ियों को अरावली माउंटेन रेंज का हिस्सा माना जाए जो आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची हो। ये बात सुनते ही एनवायरमेंटलिस्ट और बाकी लोग शॉक्ड हो गए कि भाई ये कैसा रूल हुआ कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी हो तो अरावली और 90 मीटर भी हुई तो आम जमीन। ऐसे तो अरावली रेंज की 100 मीटर से नीचे की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो सारी की सारी बेचारी आम जमीन में कैलकुलेट होंगी, काट दी जाएंगी और माइनिंग माफियाज को सौंप दी जाएंगी, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन ही खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट सिर्फ आम जनता ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI के नाम से जानते हो, उन्होंने भी ये बात बोली कि अगर ये रूल लागू हो गया, अगर ये नई डेफिनेशन लागू हो गई तो अरावली माउंटेन रेंज की 90% से ज्यादा पहाड़ियां प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगी। क्योंकि FSI के सर्वे के हिसाब से अरावली माउंटेन रेंजेस की 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही हैं जो 100 मीटर या उससे ऊंची हैं। बाकी तो बेचारी नेचुरली इरोजन की वजह से घिस कर छोटी हो चुकी हैं। अब दिक्कत यह है कि इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट और है और ये ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा देगा। दिक्कत सिर्फ इस बात में नहीं है कि 100 मीटर की हाइट होनी चाहिए, दिक्कत असल में उस इंची टेप में भी है जिस इंची टेप का इस्तेमाल करके ये लोग उस पहाड़ी की हाइट नापने वाले हैं। क्योंकि असल मायने में देखा जाए तो स्कैम तो ये है कि 100 मीटर नापा कहां से जाएगा। सच कहूं तो इस डेफिनेशन में ऐसा एक टेक्निकल ट्रैप छुपा के रखा हुआ है जो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। और इस टेक्निकल ट्रैप को समझने का सबसे आसान तरीका है अपने इंडिया के अलग अलग रेलवे स्टेशंस पर लगा हुआ ये पथरीला येलो कलर का जो बोर्ड होता है वो। आपने अगर नोटिस किया हो तो इन बोर्ड्स पर रेलवे स्टेशन के नाम के अलावा नीचे हाइट और लिखी रहती है और हाइट लिखते वक्त लिखा जाता है XYZ मीटर की ऊंचाई फ्रॉम सी लेवल या फिर समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। अब दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंजेस की जो न्यू डेफिनेशन एक्सेप्ट की है ना, उसमें स्पेसिफिकली हाइट को कैलकुलेट करने के बारे में ऐसा लिखा गया है कि सिर्फ उन्हीं हिल्स को अरावली माउंटेन रेंजेस में कैलकुलेट किया जाएगा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची होंगी। ट्रैप को समझो, सारा ट्रैप इस शब्द में छुपा हुआ है, आसपास की जमीन। अब आसपास की जमीन क्या, इसकी तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि जमीन एक जैसी थोड़ी ना होती है। कहीं पर ऊंचाई है जैसे जहां पहाड़ टीले वगैरह हो और कहीं पे नीचाई है जैसे जहां वैलीज हो। तो अरावली हिल्स की हाइट कैलकुलेट करते वक्त ये लोग आसपास की जमीन मानेंगे किसे? यही रीजन था कि इन जनरल दुनिया में साइंटिस्टों को एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जहां से सारी हाइट एक समान हो। यानी कि साइंटिस्टों ने ये डिसाइड किया कि पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन बेस होना चाहिए जो कभी ना चेंज हो, और वो कॉमन बेस क्या था? समंदर, यानी कि सी लेवल। क्योंकि समंदर का पानी ग्रेविटी की वजह से पूरी दुनिया में लगभग एक ही लेवल पर रहता है, इसलिए पूरी दुनिया में MSL यानी कि मीन सी लेवल को 0 माना जाता है, चाहे आप अमेरिका में हो या इंडिया में। 100 मीटर की हाइट का मतलब है सी लेवल से 100 मीटर ऊपर। ये फिक्स्ड है, इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। अब डेफिनेशन में 100 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल ना लिख के 100 मीटर हाइट फ्रॉम आसपास की जमीन लिख के अरावली माउंटेन रेंजेस को खतरे में डाल दिया गया है। क्योंकि कमिटी ने बोला है कि हम हाइट सी लेवल से नहीं बल्कि पहाड़ के बेस यानी कि सराउंडिंग लैंड से नापेंगे। ये सुनने में तो नॉर्मल लग रहा है, पर असलियत ये है कि
आसपास की जमीन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है ही नहीं। पहाड़ के आसपास की जमीन का मतलब क्या वो जमीन जो पहाड़ के बिल्कुल नीचे है, या वो रोड जो 1 किलोमीटर दूर है, या वो प्लेट्यू जो पहले से ही ऊंचा है। कोई स्टैंडर्ड ही डिफाइन नहीं किया है कि कहां से इंच टेप रखना शुरू करना है, जिसका जहां मन करेगा वहां से नाप देगा। और इसमें सबसे बड़ा खतरा यह भी है कि अरावली रेंज ऑलरेडी कई जगह पर प्लेट्यू यानी कि एक पथरीले इलाके के ऊपर ही स्थित है। इमेजिन करो, जमीन पहले से ही सी लेवल से 100 मीटर ऊंची है, जैसे एक टेबल, उस टेबल पर 80 मीटर की पहाड़ी है। तो अब सी लेवल से अगर कैलकुलेट किया जाए तो पहाड़ी की असली हाइट हुई 300 प्लस 80 इज इक्वल टू 380 मीटर। लेकिन नया रूल बोले कि भाई नीचे की जमीन मत गिनो, सिर्फ टेबल के ऊपर की हाइट गिनो। तो उस हिसाब से उस पहाड़ी की हाइट आई सिर्फ 80 मीटर, और क्योंकि वो 100 मीटर से कम है तो वो अरावली माउंटेन रेंज का हिस्सा मानी ही नहीं जाएगी और तोड़ दी जाएगी। एक मेजर प्रॉब्लम हालांकि यहाँ पे ये भी है कि ये गलत तरीके से 100 मीटर हाइट नापने वाला रूल बिल्डर्स के लिए एक ड्रीम लूप होल है। ये रूल इलीगल माइनर्स और बिल्डर्स के लिए खुली तिजोरी जैसा है, क्योंकि मान लो एक पहाड़ी 103 मीटर ऊंची है लोकल जमीन से, तो वो इस नई डेफिनेशन वाले रूल के हिसाब से एक फॉरेस्ट है और प्रोटेक्शन मानी जाएगी। लेकिन अगर उन ग्रुप ऑफ बिल्डर्स को पॉलिटिशियंस के साथ मिलके इस पहाड़ी में इलीगल माइनिंग करवा के अपनी जेब भरनी है, तो वो बिल्डर रातों रात ट्रक्स भर के मलबा लाएगा और पहाड़ी के पास आसपास की जमीन पर डाल देगा। और ऐसा करके अगर उसने आसपास की जमीन की हाइट 5 मीटर भी बढ़ा दी तो अब पहाड़ी की हाइट होगी 103 माइनस 5 इज इक्वल टू 98 मीटर, और 100 मीटर से कम होते ही वो पहाड़ी फॉरेस्ट नहीं कहलाएगी, प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगी और अगले दिन उस पर भी माइनिंग का काम शुरू हो जाएगा। पर प्रोफेसर, तुमने तो वीडियो की शुरुआत में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो न्यू माइनिंग लीजेस पर बैन लगा दिया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने न्यू माइनिंग लीजेस पर बैन लगा दिया है, यानी कि नई कंपनीज को अरावली माउंटेन रेंजेस पर माइनिंग करने की परमिशन दी ही नहीं जाएगी, तो फिर तो अरावली सुरक्षित है। फिर अरावली को कैसा खतरा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। पूरी बात को समझो क्या मैटर है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ ये बात बोली है कि न्यू माइनिंग लीजेस पर रोक लगा दी जाएगी, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोक लगाई गई है ये टेम्परेरी बेसिस पर है। यानी कि न्यू माइनिंग लीजेस पर जो बैन लगाया है ना, ये बैन सिर्फ तब तक है जब तक MPSM नाम का प्लान रेडी नहीं हो जाता। देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट ने बस ये डेफिनेशन ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ इस चीज पर भी बैन लगा दिया है कि कोई भी नए माइनिंग लीजेस ग्रांट नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने कंप्लीट माइनिंग पर बैन नहीं लगाया है, सिर्फ नए माइनिंग लीजेस इश्यूज नहीं किए जाएंगे ये बोला है। कंप्लीट बैन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कोर्ट का मानना है कि कंप्लीट बैन लगा देने से इलीगल माइनिंग बढ़ेगी और माफियाओं को कंट्रोल मिलेगा। पर एनवायरमेंटलिस्ट को असल प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि ये न्यू माइनिंग लीज पर बैन सिर्फ तब तक है जब तक MPSM नहीं बन जाता। अब ये MPSM क्या है? इस पूरे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ही है MPSM, और अगर ये समझ आ गया तो सब समझ आ गया। MPSM का मतलब है मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। बेसिकली ये एक ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट होती है जो डिसाइड करती है कि जंगल के किस हिस्से में माइनिंग हो सकती है और किस हिस्से में बिल्कुल भी माइनिंग नहीं हो सकती। अरावली माउंटेन रेंजेस में कहां माइनिंग होगी और कहां नहीं, ये डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये MPSM प्लान बनाने वाला आइडिया झारखंड के सरांडा फॉरेस्ट से इंस्पायर्ड है। झारखंड में ICFRE यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के वैज्ञानिकों ने पूरे जंगल का एक जियो रेफरेंस्ड इकोलॉजिकल असेसमेंट किया था। आसान भाषा में बोलूं तो उन्होंने GPS लेकर चप्पा चप्पा मैप चेक किया और देखा कि कहां वाइल्ड लाइफ ज्यादा है, कहां पानी रिचार्ज होता है, कहां फॉरेस्ट डेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस डेटा के बेसिस पर उन्होंने फॉरेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो सस्टेनेबल जोन्स और दूसरा नो गो जोन्स। सस्टेनेबल जोन्स यानी कि जहां माइनिंग अलाउड की जाएगी और नो गो जोन्स यानी कि जहां माइनिंग स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड होगी। ऐसी ही सेम अप्रोच अरावली के साथ भी ली जा रही है कि MPSM प्लान तैयार करो, यानी कि अरावली को मैप करके ये बता दो कि कहां माइनिंग हो सकती है और कहां माइनिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है ना कि प्लान इस तरीके से बनाना कि एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये एनवायरनमेंटलिस्ट जो हैं, इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? फिर क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस डिसीजन को एक बार रिव्यू किया जाए? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी, क्योंकि सरांडा फॉरेस्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सरांडा फॉरेस्ट के लिए जो प्लान बना था उसमें पहले 80% एरिया को नो माइनिंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने प्रेशर डालकर रीअसेसमेंट का बहाना बनाकर वो जोन्स खुलवा लिए क्योंकि वहां नीचे आयरन ओर छुपा हुआ था। तो अरावली के केस में भी यही डर बना हुआ है कि पहले MPSM बनेगा, स्ट्रिक्ट रूल्स बनेंगे, पर बाद में पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स मिलकर धीरे धीरे उन रूल्स को डाइल्यूट करवा के अपने फायदे के लिए माइनिंग के दरवाजे खुलवा लेंगे। तो लोगों को लग रहा है कि अरावली माउंटेन रेंजेस के साथ ये पूरा का पूरा गेम इंटेंशनली खेला जा रहा है। फिलहाल राहत की बात बस इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक ये MPSM न्यू प्लान माइनिंग के लिए रेडी नहीं हो जाता तब तक न्यू माइनिंग लीजेस ग्रांट नहीं किए जाएंगे। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि आप अपने परिवार को इंडिया के बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन से आखिर कैसे बचा सकते हो। क्लिक करो और जरूर देखो।